हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो शॉर्ट रन कॉस्ट वो होता है जिसमें प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट यानी फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल रहते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब आप जैसा कि इस फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे कि शॉर्ट रन कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा टोटल कॉस्ट। अब ये जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, इसके बारे में मैंने आपको कॉस्ट और रिवेन्यू के लेक्चर 1 में बताया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब वहां से जाके पहले उस लेक्चर को देख लें। अब ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसको जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तब ये बन जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ऐसे ही जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तब ये बन जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और ऐसे ही जब हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तब ये बन जाता है एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। तो हम एक एक करके इन सभी टर्म्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप इसको नहीं समझ पाए होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, अच्छे से समझेंगे आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन से भी समझ रहे होंगे कि जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट के सभी फिक्स्ड फैक्टर्स में लगने वाला जो पैसा है उसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में भी देख रहे होंगे कि कैसे आउटपुट 0 से 5 तक बढ़ रहा है, बट जो कॉस्ट है वो हमेशा सेम ही रह रही है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1000 रुपीज़ फिक्स है, अब आउटपुट को कितना भी बढ़ा या घटा लें। अब आप इससे ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट चाहे ज़ीरो भी हो फिर भी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसा कि आप इस टेबल में भी देख रहे होंगे कि फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 1000 फिक्स कर दी गई है। उसी वजह से जो इसका ग्राफ है वो भी आप देख रहे होंगे कि 1000 पे फिक्स है और एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन से भी समझ रहे होंगे कि सभी वेरिएबल फैक्टर्स में लगने वाला पैसा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि आप इसके टेबल में भी देख रहे होंगे कि कैसे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, और जब आउटपुट ज़ीरो है उस टाइम वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकता है, बट फिक्स कॉस्ट जो कि आपने इससे पहले पढ़ा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब इसके ग्राफ से भी आप देख रहे होंगे कि कैसे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है और घटता बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है टोटल कॉस्ट। बट यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस आउटपुट पर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को निकालेंगे उसी आउटपुट पर आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। इसको आप इस टेबल से भी समझ सकते हैं कि सपोज जब हमारा आउटपुट 1 था उस टाइम फिक्स कॉस्ट कितनी थी 1000, और जब हमारा आउटपुट 1 था उस टाइम वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 200। तब जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा वो 1000 प्लस 200 यानी 1200 होगा, यानी 1200 होगा। इसका मतलब ये है कि जिस आउटपुट पर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट निकाले जाते हैं उसी पर टोटल कॉस्ट भी निकलता है। और आप इस ग्राफ में भी देख रहे होंगे कि टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो वहीं से शुरू हो रहा है जहां से फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हो रहा है। यानी स्टार्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम होते हैं, बट धीरे धीरे टोटल कॉस्ट बढ़ने लगता है, बट फिक्स कॉस्ट तब भी कांस्टेंट रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। यानी जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसा कि आप इस टेबल में भी देख रहे होंगे कि जब क्वांटिटी 2 यूनिट है उस टाइम जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 1000 यानी 1000। उस समय जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसको निकालने का तरीका ये है कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 1000, और जो क्वांटिटी है वो कितनी है 2, तो यानी 1000 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 500। तो जो 500 है ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी उस पर्टिकुलर आउटपुट पे, यानी जब क्वांटिटी 2 यूनिट है। तो आप ये कह सकते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की कुछ खासियत भी है। पहली खासियत ये है कि जितना आउटपुट बढ़ता है उतना ही एवरेज फिक्स कॉस्ट
घटता चला जाता है। दूसरा कि जब ग्राफ का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है। और तीसरा कि ग्राफ हमेशा नेगेटिव स्लोप का होगा, यानी ये हमेशा आपको घटता हुआ ही दिखेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। यानी जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब जैसा कि आप इस टेबल में भी देख रहे होंगे कि जब आउटपुट 2 है उस टाइम टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 300 यानी 300। और उस टाइम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर देना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 300, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 150। यानी उस आउटपुट यानी आउटपुट जब 2 है उस टाइम जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा वो होगा 150 यानी 150। तो आप इस टेबल और ग्राफ में एक चीज़ देख रहे होंगे कि पहले तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटा, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ग्राफ का जो शेप है वो यू शेप है। और तीसरा चीज़ आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि इस ग्राफ पे लॉ ऑफ रिटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके इस लॉ ऑफ रिटर्न्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। यानी यहाँ पे जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है पहले आपको घटता हुआ दिखता है, फिर वो एक वैल्यू के बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जिस वैल्यू से वो घटा था, सपोज 1000 से वो घटा था, अब 1000 से घटने के बाद जब वो कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट के बाद जब बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ने के बाद वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर लेगा, यानी 1000 पे वापस से आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पर एक तरीके से जो रिटर्न है वो हमको मिल रहा है, तभी हम कहते हैं कि इस पर लॉ ऑफ रिटर्न्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये याद रखिएगा कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इस पे आप लॉ ऑफ रिटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसको कहीं कहीं पर एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, ये क्या होता है। इसको हम आम भाषा में बोले तो किसी एक आउटपुट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि सपोज जब आउटपुट 2 है उस टाइम पर एवरेज फिक्स कॉस्ट है 500 यानी 500, और उसी आउटपुट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 150 यानी 150। तो उस टाइम पर जो एवरेज टोटल कॉस्ट होगा वो कुछ नहीं, सिर्फ इन दोनों का सम होगा, यानी 500 प्लस 150 कितना हुआ 650। तो जब आउटपुट 2 है उस टाइम एवरेज टोटल कॉस्ट या जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना हुआ 650। और आप इसको इस टेबल में भी देख सकते हैं। आप इस टेबल में कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे कि जो इस टेबल से बनने वाला जो ग्राफ है उसका जो शेप है वो यू शेप का है। दूसरा कि पहले ये एक टाइम पर घटता है, फिर एक टाइम पर मिनिमम वैल्यू में आता है और फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा चीज़ आप इसके जो ग्राफ में देख रहे होंगे कि इस पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को अप्लाई किया जा सकता है। तो इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को देख सकते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, सपोज हमने यहाँ पर 3 यूनिट केक को बनाया और उनको बनाने में हमने 100 रुपये लगाए और हमने 1 यूनिट केक को एक्स्ट्रा बनाया, तो जो टोटल 4 यूनिट केक को बनाने में खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है 120 रुपये का, यानी 120 रुपीज़ का। तो जो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर होगा वो 4 यूनिट्स को बनाने में जो पैसा लगा है माइनस 3 यूनिट्स को बनाने में जो पैसा लगा है वो होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब 4 यूनिट को बनाने में कितना पैसा लगा 120 रुपये, और 3 यूनिट्स को बनाने में कितना पैसा लगा 100 रुपये। तो 120 का 100 से डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 20 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो 20 रुपीज़ होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब हम केक की 1 यूनिट को एक्स्ट्रा बनाए तो हमको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का खर्चा आया, वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट बन गया। अब इसी कॉन्सेप्ट का एक फार्मूला बना दिया गया कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इन nth आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट इन n माइनस 1th आउटपुट। अब सपोज हमारा जो nth आउटपुट है वो 4 है, तो n माइनस 1th आउटपुट कितना होगा 4 माइनस 1 यानी 3, तो यानी 3 यूनिट।
अब आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि कैसे मार्जिनल कॉस्ट वेरी करता है आउटपुट के बढ़ने से, कि कैसे आउटपुट के बढ़ने से मार्जिनल कॉस्ट एक टाइम पर घटता है और फिर बढ़ता चला जाता है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो इस मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ है वो यू शेप का है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है। अब ये टॉपिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, चाहे वो इनपुट हो या वो कॉस्ट हो, तो इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको आप बस इतना समझ सकते हैं कि कितने कम खर्चे में हम प्रोडक्शन को कर सकते हैं, इसके लिए हम लॉन्ग रन कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे यह समझ सकते हैं कि लॉन्ग रन कॉस्ट का जो ग्राफ है वो हमको शॉर्ट रन कॉस्ट का जो ग्राफ है उनसे मिलता है। और तीसरा चीज़ आप ये देख सकते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी जो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट होता है उसको निकालने के लिए हमें लॉन्ग रन जो टोटल कॉस्ट होगा उसको क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ता है। अब ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी शॉर्ट रन से अब लॉन्ग रन की तरफ आ गई है। अगला चीज़ आपको ये देखना है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इसको बहुत सारे नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसको प्लांट कर्व बोला जाता है, कहीं कहीं पर इसको बोट शेप कर्व बोला जाता है, कहीं कहीं पर इसको प्लानिंग कर्व बोला जाता है, कहीं कहीं पर इसको एनवेलोप कर्व भी बोला जाता है। तो अगर आपको कहीं पे ये शब्द मिलते हैं तो आप इससे डरिएगा नहीं, बट आप ये समझिएगा कि ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर लॉन्ग रन कॉस्ट और शॉर्ट रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। एक टॉपिक और बचता है रेवेन्यू का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रेवेन्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।